तो आज की इस वीडियो में हम जो है वो कक्षा 10 यानी कि क्लास 10th में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उसके समीकरण, ये एनसीईआरटी से रेलवे में बहुत क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया है क्या, इसकी बात करें तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस दौरान पदार्थों के गुण में स्थायी परिवर्तन होता है, यानी कि अगर जो हम रासायनिक अभिक्रिया ए और बी के मध्य कराते हैं तो जो हमारा उत्पाद बनेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा एक रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। इस दौरान पदार्थों के गुणों में स्थायी परिवर्तन होता है। इसमें अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक हमारा क्या है, इधर साइड का जो है वो हमारा अभिकारक है और इधर साइड जो हमारा बनता है वो उत्पाद है। दोनों के भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। दोनों के ही फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं। नोट में दिए हुए कि जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि यह एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। हम कब कह सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, जब उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन हो, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, क्या है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि भोजन का पचना, भोजन के अणु छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं, ये क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। अगला एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि लोहे में जंग लगना, लोहा ऑक्सीजन के साथ मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाता है, तो ये भी क्या है, हमारा रासायनिक अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है। दही का बनना, दूध में मौजूद शर्करा लैक्टोज बैक्टीरिया की मदद से लैक्टिक एसिड में बदल जाती है, ये भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। अगला एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जिंक यानी कि जस्ते के साथ तनु HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण, ये भी क्या है, हमारा एक रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि जिंक में जो हम हाइड्रोजन क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं तो क्या निकलता है, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। यहाँ पर ये AQ का मतलब क्या है, लिक्विड है, और G का मतलब क्या है, गैस है, S का मतलब क्या है, सॉलिड है। अगला दिए हुए सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, अगर जो हम जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं, जिंक यहाँ पर क्या है, हमारा धातु है, धातु के साथ अगर जो हम अम्ल का रिएक्शन कराते हैं तो हमारी हाइड्रोजन गैस निकलती है। जो हम अम्ल क्षार चैप्टर पढ़ेंगे ना तब देखेंगे, पर अभी में यहाँ पर दिया हुआ है जो रासायनिक अभिक्रिया में, उसे देखते हैं। जिंक के साथ जब हम हाइड्रोजन H2SO4 जो हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या निकलेगा, जिंक ZnSO4 जो कि लिक्विड अवस्था में होगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। मैग्नीशियम रिबन, ये बहुत क्वेश्चन पूछता है कि मैग्नीशियम रिबन के बारे में। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन का परिणाम क्या है, जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है, जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाते हैं तो क्या होता है, तो यह ऑक्सीजन के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, MgO बनाता है। क्या बनाता है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। देखो, जब मैग्नीशियम क्या है, सॉलिड अवस्था में है, और गैस क्या है, ऑक्सीजन क्या है, गैस अवस्था में है। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और ऊर्जा निकलती है, जो कि क्या है, एक उष्मा छेपी अभिक्रिया है। ठीक है, यह अभिक्रिया अत्यधिक उष्मा छेपी होती है। देखो, उष्मा ऊर्जा निकल रही है, यानी कि ये क्या है, उष्मा छेपी अभिक्रिया है, यानी कि गर्मी निकलती है जब रिएक्शन होती है। तो चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस लौ के साथ जलता है, तो चमकदार सफेद लौ के साथ जलता है। मैग्नीशियम रिबन किस लौ के साथ जलता है, तो चमकदार सफेद लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन जलता है, और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। किस रंग के चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, तो श्वेत रंग के चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण होता है। देखो, मैग्नीशियम के साथ जब हम ऑक्सीजन के रिएक्शन कराते हैं, जो मैग्नीशियम को खुले में रखते हैं तो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, जो कि क्या होता है, सॉलिड होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, सॉलिड होता है, और ऊर्जा निकलती है, जो कि क्या है, एक ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है। अब हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। हम कैसे माने कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई है, तो यहाँ पर जैसे कि पदार्थ की स्थिति या अवस्था में परिवर्तन, जब पदार्थ की स्थिति या अवस्था में परिवर्तन हो
तब हम मानेंगे क्या हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे ठोस और द्रव या गैस में क्या हो, बदलाव हो, तो हम मानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इसके बाद अगर जो रंग में परिवर्तन हो, जैसे लोहे पर जंग लगने पर रंग क्या होगा, भूरा हो जाता है, तो हम मानेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। और अगर जो गैस का निकास, यानी कि जब गैस निकलती है, जैसे कई रासायनिक अभिक्रियाओं में गर्मी निकलती है, जैसे हम अभी देख चुके हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के एक एग्जाम्पल है ना, और ऊष्माशोषी, तो हम मानेंगे कि हाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। और अगर जो ताप में परिवर्तन हो, तब हम मानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। गैसों का विकास, जैसे मैग्नीशियम रिबन जलने पर चमकदार प्रकाश निकलती है ना, प्रकाश का विकास, तो हम मानेंगे कि हाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अभी हमने देखा ना मैग्नीशियम के साथ, जब हम मैग्नीशियम को खुली अवस्था में रखते हैं तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है और उत्पाद के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है, जो कि क्या होती है, सफ़ेद रंग की होती है और इसमें से ऊर्जा निकलती है जो कि ऊष्माक्षेपी एक रिएक्शन है। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन जलाने पर क्या होता है, चमकदार प्रकाश निकलता है, चमकदार सफ़ेद रंग का। देखो अब अभिक्रिया और उत्पाद समझने की, अभिक्रिया और उत्पाद क्या है। अभिक्रिया देखो, तीर के जो इधर साइड का जितना भी ये है, ये क्या है, सब अभिक्रिया कहलाता है। और जो इधर साइड बन के आता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। अभिक्रिया में जैसे हम मैग्नीशियम को जो हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जो कि सफ़ेद चमकदार रूप में होता है। और इसकी राख क्या होती है, इसकी राख भी सफ़ेद होती है। ठीक है, और ऊर्जा निकलती है जो कि कैसी रिएक्शन है, ऊष्मा क्षेपी रिएक्शन है। अब देखो अभिक्रिया क्या है, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रारंभ में उपस्थित हों। देखो वे रासायनिक पदार्थ जो प्रारंभ में उपस्थित हैं, ये वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रारंभ में उपस्थित होते हैं, ये प्रारंभ में उपस्थित है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, उन्हें अभिकारक कहते हैं। रासायनिक समीकरण में बाएं बाएं ओर यानी कि कौन सा, लेफ्ट साइड, ठीक है, बाएं ओर लिखे गए पदार्थ अभिकारक होते हैं। दो अभिकारकों के मध्य क्या पॉजिटिव का चिन्ह लगा होता है, ये पॉजिटिव का चिन्ह लगा हुआ है ना, दो अभिकारकों के मध्य पॉजिटिव का चिन्ह लगा होता है। अब देखते हैं उत्पाद क्या है। रासायनिक अभिक्रिया के अंत में बने नए पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। और उत्पाद के मध्य जो है इसमें भी हम पॉजिटिव का चिन्ह लगाते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है और हमारा ऊर्जा बनी है। अब देखो उदाहरण के तौर पर हम देखें, लोहे पर जंग लगना। ठीक है, लोहे पर जंग लगना, ये हमारी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया इसमें हो रही है। ठीक है, क्योंकि लोहे में देखो अभिकारक में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगर जो हम लोहे में ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनता है, Fe2O3। ठीक है, अब हम जो है वो देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए एक समीकरण का प्रयोग किया जाता है, जिसे अभिकारक बाईं ओर और उत्पाद जो है वो दाईं ओर लिखा जाता है। जैसे कि हम देख चुके हैं अभिकारक जो है वो इधर लेफ्ट साइड और उत्पाद जो है वो तीर के उस साइड लिखा जाता है उत्पाद। अभिक्रिया के उत्पाद देखो, अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। किसके द्वारा, तीर के निशान के द्वारा दर्शाया जाता है। ये पूछ सकता है स्टेटमेंट में क्वेश्चन। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है, किस ओर होता है, उत्पाद की ओर तीर का सिरा होता है, इस तरह, तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं, है ना, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बना रहे हैं, यहाँ पर कैसे दर्शा रहा है, तीर के निशान से दर्शा रहा है ये। ठीक है, ध्यान दें समीकरण, शब्द शब्द समीकरण की बात करें तो शब्द समीकरण में हमें जैसे कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या उत्पाद बना, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो इसे, और रासायनिक समीकरण की बात करें तो इसे हम किसी सिंबल से डिनोट करते हैं, जैसे कि जिंक का सिंबल क्या है, Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 सिंबल है। इससे उत्पाद क्या बना, जिंक सल्फेट, ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस। रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है, ना तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और ना ही बाहर से मिश्रण में आता है। देखो जैसे यहाँ पर जिंक है तो जिंक है ना, देखो अगर जिंक यहाँ पर गायब थोड़ी हुआ है, तो यही बोल रहा है कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं में नहीं बदल जाता। मतलब जिंक है तो जिंक ही रहेगा, मतलब जिंक से आयरन नहीं हो जाएगा, मतलब कोई दूसरे
तत्व में नहीं बदल जाएगा, ठीक है ना। ना तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाएगा। देखो जिंक है तो जिंक है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन है, कोई मतलब बाहर नहीं गया है, कहने का मतलब है। और ना ही बाहर से मिश्रण में आता है, और बाहर से कोई इधर साइड आया है, कोई नहीं आया है ना। इसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो हम देख चुके हैं यहाँ पर टूटने या फिर जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। अब देखते हैं हम संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण क्या है? जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, तो पदार्थों के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर नए पदार्थ बनाते हैं। इस प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण से दर्शाया जाता है। एक संतुलित रासायनिक समीकरण वह होता है जिसमें अभिकारकों यानी कि प्रारंभिक पदार्थ और उत्पाद यानी कि बने हुए नए पदार्थ में प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ पर यही बोल रहा है कि अभिकारक इधर साइड और उत्पाद इनमें परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। जैसे कि इधर साइड 2 हाइड्रोजन है, इधर साइड भी 2 ही हाइड्रोजन है, इधर साइड 1 जिंक है, इधर साइड भी 1 ही जिंक है, ठीक है। इधर साइड 1 सल्फर है तो इधर साइड 1 सल्फर है, इधर साइड 4 ऑक्सीजन है तो इधर साइड भी 4 ही ऑक्सीजन है, ठीक है। परमाणुओं की संख्या बराबर मतलब दोनों तरफ द्रव्यमान संख्या भी बराबर होगी, यानी कि जो अभिकारक और उत्पाद दोनों साइड क्या होगा, दोनों साइड मास जो है वो यानी कि द्रव्यमान जो है वो क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। और संतुलित रासायनिक समीकरण बनेगा, द्रव्यमान संख्या भी बराबर होगी तभी एक संतुलित रासायनिक समीकरण बनेगा। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अब देखते हैं संतुलित समीकरण के कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल बनने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संतुलित समीकरण। देखो इधर साइड कितना हाइड्रोजन कितना है, 4 है, तो इधर साइड भी देखो 4 हाइड्रोजन होगा, इधर साइड 2 ऑक्सीजन है तो इधर साइड भी 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, ये 2 ऑक्सीजन, ठीक है। इस समीकरण में हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन अणु 2 है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का एक अणु, ठीक है ना, जबकि हाइड्रोजन के 2 परमाणु, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु और एक अणु है, ठीक है ना। ऑक्सीजन का एक अणु और H2O जो कि जल का एक अणु है। यहाँ पर अभिकारकों में 4 हाइड्रोजन, अभिकारक में बात करें तो अभिकारक में 4 हाइड्रोजन परमाणु और 2 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। उत्पाद में भी 4 हाइड्रोजन परमाणु और 2 ऑक्सीजन परमाणु हैं, इसलिए यह समीकरण क्या है, एक संतुलित समीकरण है। गैसों की पहचान देखो, हाइड्रोजन गैस, जैसे जब हाइड्रोजन गैस जलती है तो इसके जलने पर कैसी ध्वनि आती है, पाप ध्वनि आती है, यानी पट 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 करके जो है हाइड्रोजन गैस जलती है, ठीक है ना, पाप ध्वनि आती है। बहुत बार पूछा हुआ है कि हाइड्रोजन गैस जलने पर कैसी ध्वनि आती है, तो कैसी ध्वनि आती है, पाप ध्वनि आती है। अब देखो CO2 गैस जैसे कि चूने के पानी को दूधिया बनाने में, CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चूने के पानी को दूधिया बनाने के लिए किसका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार ऑक्सीजन गैस की बात करें तो दहकती दहकती तीली को पुनः प्रज्वलित करती है, क्या करती है, दहकती तीली जो होती है उसे पुनः यानी कि पुनः जलाने के लिए, है ना, पुनः प्रज्वलित करने के लिए। अब हम जो है वो देखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियां, जिसे हम हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसमें पहले चरण में दिया हुआ है कि क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पहले चरण में रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की कौन सी विधि है। तो यहाँ पर देखो पहले चरण में है सबसे पहले कंकाली सूत्र, यानी कि जो ये दिया हुआ है इसे हम क्या कहते हैं, कंकाली सूत्र कहते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर आयरन कितना है, 3 है, पर यहाँ पर कितना है, 1 ही आयरन है, इसलिए से इसे हम कंकाली सूत्र कहते हैं। यानी कि जब दोनों साइड बराबर ना हो, ठीक है ना, द्रव्यमान दोनों साइड का बराबर ना हो, उसे हम कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखो सबसे पहले कंकाली सूत्र को लिखिए जिसको संतुलित करना, ठीक है ना, जिसको संतुलित करना है, और इसमें प्रत्येक तत्व या यौगिक के चारों तरफ बॉक्स बनाएं। देखो जैसे कि आयरन है, आयरन के चारों ओर बॉक्स बना है, H2O हाइड्रोजन यानी कि जल के चारों ओर बना है, Fe3O4 के, और हाइड्रोजन के चारों ओर यहाँ पर बॉक्स बना है। यहाँ पर देखो यह याद रखना आवश्यक है कि यहाँ पर बॉक्स के अंदर कुछ भी बदलाव नहीं करना है। कहने का मतलब जैसे कि Fe लिखा हुआ है, Fe2 हम नहीं कर सकते, है ना, बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं लिख सकते। जैसे कि यहाँ पर
H2O के आगे हम अगर जो O2 लिख दें नीचे तो नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि बॉक्स के अंदर हम कोई बदलाव नहीं कर सकते, बॉक्स के बाहर कर सकते हैं पर लेकिन अंदर नहीं कर सकते। अर्थात परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिकारक में शामिल तत्वों तथा यौगिकों के सूत्र को नहीं बदल सकते हैं, यानी कि इनके हम सूत्र को जो है नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, देखो जैसे ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 गुणांक लगाकर, यानी कि 4H2O कहाँ लगाएंगे, बाहर लगाएंगे, 4H2O लिख सकते हैं, लेकिन H2O4 या H2O4 नहीं लिख सकते। मैंने यहाँ यही बताया यहाँ पर कि H2O4 अगर जो मान लो यहाँ पर मैं 2 3 4 नीचे कुछ भी लिखना चाहूँ तो ये मैं नहीं लिख सकता, ये बोल रहा है नहीं लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह लिख सकते हैं, बाहर इसके 4 लिख सकते हैं, है ना। अब देखो चरण 2 में क्या कह रहा है, चरण 2 में कह रहा है कि प्रत्येक तत्व के समीकरण में मौजूद कुल परमाणुओं की संख्या नोट करेंगे। प्रत्येक प्रत्येक तत्व के समीकरण में मौजूद कुल परमाणुओं की संख्या को हम क्या करेंगे, नोट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो परमाणुओं की संख्या दी हुई है, और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या, जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर देखो आयरन यहाँ पर कितना है, एक है। आयरन कितना है, देखो एक आयरन है, एक आयरन है। हाइड्रोजन कितना है, दो है। ऑक्सीजन कितना है, एक है। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, दो है। आयरन कितना है, एक है। और ऑक्सीजन कितना है, एक है। अब उत्पाद में परमाणुओं की संख्या हम देखेंगे तो इसी तरह उत्पाद में देखो परमाणुओं की, आयरन कितना है, देखो आयरन कितना है उत्पाद में, तीन है। ऑक्सीजन कितना है, चार है। और हाइड्रोजन कितना है, दो है। ठीक है, इसी तरह देखो आयरन कितना है, तीन है। हाइड्रोजन कितना है, दो है। और ऑक्सीजन कितना है, चार है। फिर इसके बाद हम तीसरे चरण में देखेंगे। तीसरे चरण में क्या होता है कि अभिकारक अभिकारक या उत्पाद दोनों में से कहीं पर भी सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित करते हैं, यानी कि जो सबसे अधिक परमाणु वाला तत्व होगा उसे हम क्या करेंगे, संतुलित कर देंगे। कैसे करेंगे, आगे देखते हैं। इस हेतु हम उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनेंगे। जैसे कि इसलिए यहाँ पर हम Fe3O4 को चुनते हैं। और इसमें इसमें भी सबसे अधिक परमाणु तत्व किसमें है, तो ऑक्सीजन में है। Fe3O4 में सबसे अधिक परमाणु संख्या की बात करें तो इसमें है, ऑक्सीजन में कितने हैं, चार हैं। इसलिए इसे हम पहले ऑक्सीजन को चुनेंगे। ठीक है, यहाँ पर राइट साइड यानी कि अभिकारक ऑक्सीजन के चार परमाणु हैं, जबकि लेफ्ट हैंड साइड और केवल एक एक इसलिए ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम लेफ्ट साइड में गुणांक चार से गुणा करेंगे। देखो यहाँ पर कितना है, Fe3O4 दिया हुआ है, जिसमें हमारे चार, ऑक्सीजन में सबसे ज़्यादा है परमाणु। ठीक है ना, तो हम इसको पहले संतुलित करेंगे। इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, अंदर तो हम कुछ छेड़छाड़ कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, बाहर चार का गुणा कर देंगे। ठीक है ना, बाहर चार लिख देंगे, फोर। तो क्या हो गया, हमारा चार ऑक्सीजन मिल गया। ठीक है, तो आंशिक संतुलित समीकरण इस प्रकार होगी, किस तरह होगी, इस तरह जिस तरह दी हुई है। 4H2O हो जाएगा इधर साइड। अब देखो चौथे चरण में क्या बोल रहा है, अब इस आंशिक संतुलित समीकरण में आयरन तथा हाइड्रोजन परमाणु संतुलित नहीं है। हम देख सकते हैं कि आयरन और जो है हमारा हाइड्रोजन संतुलित नहीं है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, आयरन और हाइड्रोजन में किसी एक तत्व को चुनकर, जैसे हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं, किसी एक तत्व को चुनेंगे और उसे हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणुओं को बराबर करने के लिए हम राइट हैंड साइड और हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है, चार कर देते हैं। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पर H2 लिखा हुआ है और ये चार होंगे तो कितना हो जाएगा, चार में दो गुणा हो जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा। तो हमारा उत्पाद साइड हम क्या कर देंगे, यहाँ पर चार नहीं था तो हम यहाँ पर चार लिख देंगे, तो चार, चार दूनी आठ, यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन आठ हो गया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी जो है हमारे पास संतुलित हो चुका है, जिससे दोनों तरफ आठ आठ हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब आंशिक रूप से संतुलित समीकरण इस प्रकार होगी। अब चरण 5 में देखते हैं। अब ऊपर वाले समीकरण की जांच करने तीसरा तत्व आयरन, जो अब एक क्या है, असंतुलित है। केवल आयरन बस बचा है जो एक, जो कि क्या है, असंतुलित है। केवल आयरन ही एक तत्व है जिसे संतुलित करना है। आयरन को संतुलित करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड और हम आयरन के तीन परमाणु लेते हैं। अब देखो Fe3 है इधर साइड, Fe3 है, हमें क्या करना है, आयरन को तीन लेना है। पहले यहाँ पर हमारा कितना है, आयरन एक ही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर तीन लिख देंगे। ठीक है, 3Fe। तो अब हमारा समीकरण किस तरह हो जाएगा, देखो हमारा समीकरण हो जाएगा इधर साइड 3Fe 4H2O। तो Fe3O4 प्लस 4H2O। छठे चरण में हम क्या करेंगे, इस संतुलित समीकरण की जांच के लिए हम समीकरण में दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्याओं की गणना करते हैं।
इससे गणना करेंगे, जैसे इधर साइड हमारे 3 आयरन है तो इधर साइड में हमारे कितने हैं, 3 आयरन है, ठीक है। इधर साइड हमारे कितने, 4 सॉरी 4 दूनी 8, 8 हाइड्रोजन है तो इधर साइड हमारे कितने हैं, 8 हाइड्रोजन है। इधर साइड हमारे 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन, इधर साइड में हमारे 4 ऑक्सीजन है। यहाँ पर दोनों ओर लेफ्ट और राइट के तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या है, बराबर है, अतः यह समीकरण क्या है, अब संतुलित है। ये समीकरण हमारे यहाँ पर संतुलित हो गया। अब आगे देखते हैं, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की कौन सी विधि है, तो कौन सी विधि है, हिट एंड ट्रायल विधि है। क्योंकि इसमें सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयास किया जाता है। सबसे छोटे पूर्णांक संख्या के गुणांक का अर्थ क्या है, तो बात करें रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय हम तत्व के लिए गुणांक का उपयोग किया जाता है ताकि अभिकारकों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाए। इस प्रक्रिया में सबसे छोटे पूर्णांक का उपयोग किया जाता है ताकि संतुलित आसान और सही रहे। गुणांक का मतलब होता है कि उस परमाणु के तत्व को कितनी बार लेना है। देखो, असंतुलित समीकरण जिसे हम कंकाली समीकरण भी कहते हैं, H2+O2, तो H2O यहाँ पर ये क्या है, कंकाली, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2, अगर जो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 और इधर साइड भी क्या लिख लेंगे 2, हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन 2 है तो 2 हमारा यहाँ पर ऑक्सीजन, अभी हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया। देखो, बाईं ओर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर वही दिया हुआ है। देखो, ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हम दाईं ओर 2 H2O लिखेंगे। अब समीकरण क्या होगा, H2+O2 2H2O। देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन कितना 4 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 4 मतलब 2 की कमी है, यहाँ पर 2 लिख देंगे तो 4 हाइड्रोजन हो जाएगा और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हमारा हो चुका है। यहीं पर ये बताया है कि हाइड्रोजन को संतुलित करना, बाईं ओर 2 हाइड्रोजन और दाईं ओर 4 हाइड्रोजन है, इसलिए हम बाईं ओर क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन का गुणा कर देंगे, हमारा दोनों साइड जो है वो 4 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो देखो इस तरह हो जाएगा। अब समीकरण हमारा इस तरह हो जाएगा, 2H2+O2+2H2O, यानी कि हमारा पानी जो है यहाँ पर बन चुका है। जांच लिए हम क्या करेंगे, बाईं ओर हाइड्रोजन की बात करें तो 4 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं बाईं ओर, ठीक है ना, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। और दाईं ओर की बात करें तो हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं और ऑक्सीजन 2 हैं, यानी कि उनके हम क्या करेंगे, उनके परमाणुओं की संख्या लिखेंगे, कितने हाइड्रोजन है इधर साइड, लेफ्ट हैंड साइड कितने हाइड्रोजन है और राइट हैंड साइड कितने हाइड्रोजन है। इसी तरह राइट हैंड साइड कितनी ऑक्सीजन है, लेफ्ट हैंड साइड कितनी ऑक्सीजन है, हम क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे, तभी हमारा क्या होगा, समीकरण जो है संतुलित होगा। सबसे छोटे पूर्णांक का महत्व, यहाँ हमने सबसे छोटे पूर्णांक यानी कि 2 और 1 का उपयोग किया है, यानी आप 4H2 और 2O2 का उपयोग करते तो है, संतुलित हो सही होता, तो संतुलन तो सही, देखो तो संतुलन तो सही होता, लेकिन क्या होता, गुणांक सबसे छोटा नहीं होते हैं, गुणांक जो है सबसे छोटे नहीं होते हैं, हमेशा छोटे पूर्णांक उपयोग करने से समीकरण साफ और आसान दिखता है। देखो यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है कि गुणांक हमेशा क्या होता है, पूर्णांक यानी कि होल नंबर में होने चाहिए। गुणांक क्या है, हमेशा पूर्ण नंबर में होना चाहिए, दशमलव या भिन्न का उपयोग नहीं किया जाता। सबसे छोटी पूर्णांक समीकरण को सही या सरल बनाते हैं। अंतिम चरण की बात करें तो अंतिम चरण हमारा 7वां चरण है। इसमें कहा गया है कि अभिकारक और उत्पाद में भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। अब देखो, भौतिक अवस्थाओं के संकेत कैसे लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर जी लिखा हुआ होता है, कहीं पर ए क्यू लिखा होता है, कहीं पर एल लिखा होता है। इसका मतलब हम यही देखेंगे कि अब हम भौतिक अवस्थाओं के संकेत के बारे में देखेंगे। देखो, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और अभि उत्पादों की आवश्यकताओं को निम्नलिखित संकेतों से दर्शाया जाता है। जैसे कि देखो यहाँ पर जी, अगर जो यहाँ पर हमारा जी है तो स्मॉल जी है, तो ये क्या है, यह गैस अवस्था में है। किस अवस्था में, गैस अवस्था में। स्मॉल जी लिखा हुआ है नहीं, गैस अवस्था में है। जब एल लिखा हुआ है, अगर जो यहाँ पर स्मॉल एल लिखा हुआ है तो क्या है, यह पदार्थ क्या है, लिक्विड अवस्था में है। और ए क्यू लिखा हुआ है अगर जो, तो क्या है, जब पदार्थ जलीय यानी कि घोल एक्वस सॉल्यूशन के रूप में होता है। इसका अर्थ होता है कि पदार्थ को जल में घोला गया है। और अगर जो एस है तब क्या होगा, यह पदार्थ ठोस यानी कि सॉलिड अवस्था में होता है। अब देखो, अंतिम रूप से संतुलित समीकरण की यहाँ पर बात करें तो देखो यहाँ पर क्या है,
3Fe हमने लिखा, यानी कि 3 आयरन जो कि क्या है सॉलिड अवस्था में है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने H2O लिया, H2O 4 H2O लिखा जो कि क्या है गैसीय अवस्था में है, ठीक है। फिर Fe3O4 जो कि क्या है हमारा सॉलिड अवस्था में है। देखो यहाँ पर पानी कैसा है हमारा वाष्प रूप में है, पानी कैसा है वाष्प रूप में है। Fe3O4 जो कि हमारा यहाँ पर बना है क्या है सॉलिड अवस्था में है। और 4 हाइड्रोजन गैस जो कि गैस अवस्था में है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो अभिक्रिया संतुलित करने का साधारण नियम की बात करें तो देखो तत्वों का पहचान, जैसे कि Fe, पहले हम तत्वों की पहचान करेंगे कौन कौन से तत्व हैं, जैसे कि आयरन है, इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे परमाणुओं की संख्या की गिनती करेंगे, तो परमाणु की संख्या जैसे कि आयरन का एक अभिकारक में कितने हैं, एक है। और हाइड्रोजन कितना है अभिकारक में, दो है। ऑक्सीजन अभिकारक में कितने हैं, एक है। और फिर उत्पाद में कितने बने, जैसे कि उत्पाद में आयरन कितना बना, तीन बना। हाइड्रोजन कितना बना, दो बना। और ऑक्सीजन में कितना बना, चार उत्पाद बना। अब देखो गुणांक लगाना, हम गुणांक लगाना, इसके बाद हम फिर गुणांक लगाएंगे तब ना। देखो आयरन को संतुलित करने के लिए Fe के सामने 3 लगाएंगे, ये हम देख चुके हैं, बस वही फिर से रिपीट कर रहा है। 3 को संतुलित करने के लिए H2O के सामने 4 लगाएंगे, 4 H2O। अब हाइड्रोजन भी स्व अब हाइड्रोजन भी स्वतः ही संतुलित हो गया, ठीक है। 4H2O। जैसे कि देखो संतुलित समीकरण की यहाँ पर बात करें, संतुलित समीकरण 3 आयरन जो कि सॉलिड अवस्था में है, 4 पानी जो कि गैसीय अवस्था में है, इस भाप रूप में है, ठीक है ना, वेपर रूप में है। Fe3O4 जो कि सॉलिड अवस्था में है और जो कि जंग है, ठीक है ना, जंग को क्या कहते हैं Fe3O4। और 4H2 जो कि गैस अवस्था में है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, एग्जाम में ऑप्शन से ट्रिक, यहाँ पर हम देखेंगे एग्जाम में ऑप्शन से ट्रिक हम कैसे करके यूज़ करके कर सकते हैं। देखो अगर एग्जाम में ऑप्शन दिए गए हैं तो आप जल्दी से उत्तर पाने के लिए ट्रिक अपना सकते हैं। कैसे, देखो ऑक्सीजन पर ध्यान दें, इसमें ऑक्सीजन पर ध्यान दें। Fe3O4 में 4 ऑक्सीजन परमाणु हैं, कितने, 4 ऑक्सीजन परमाणु हैं। ऐसे ऑप्शन चुने जहां H2O में आगे 4 हो, H2O में क्या हो, आगे 4 हो। क्योंकि देखो हमें कितना है ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए से हमें 4 चाहिए। तो जहाँ पर 4 है, जैसे कि H2O के आगे हम क्या लिखेंगे, 4 लिख देंगे, ठीक है ना। 4 जिसमें लिखा होगा वही हमारा ऑप्शन होगा। हाइड्रोजन की जाँच करें, अब हाइड्रोजन की जाँच कैसे करेंगे, तो चुने हुए ऑप्शन में H2O के आगे 4 है, तो H2 के आगे भी 4 होना चाहिए, यानी कि H2O के आगे 4 है, इसलिए से H2 के आगे भी 4 होना चाहिए। आयरन की पुष्टि करें, अंत में Fe के आगे 3 होता है, 3 होना चाहिए, ठीक है ना, अंत में Fe के आगे 3 होना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे कि हम देख चुके हैं, देखो यहाँ पर अगर जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो कैसे हम संतुलित करेंगे। देखो यहाँ पर पहले हम किसे देखेंगे, ऑक्सीजन को देखेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा जो है 4 परमाणु लिए हुए हैं, तो सब 4 परमाणु ऑक्सीजन लिए हुए हैं। इधर साइड हम देखेंगे अभिकारक में कि 4 ऑक्सीजन किधर साइड है, 4 ऑक्सीजन किस में है, इसमें है क्या, 4 ऑक्सीजन तो नहीं है, इसमें है क्या 4 ऑक्सीजन, इसमें नहीं है, इसमें 3 ऑक्सीजन है, इसमें कितने हैं, इसमें 5 ऑक्सीजन है, तो इसमें 4 ऑक्सीजन है। यही हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग शुरू में ही सही हो गया, है ना। तो पहले जो अधिक होता है उसे हम यहाँ पर पकड़ते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो संतुलित रासायनिक समीकरण, अन्य तत्व, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादकों की अवस्थाओं को निम्नलिखित संकेतों से दर्शाया गया है, जैसे कि गैस, लिक्विड। जब यहाँ पर गैसीय अवस्था में हो तो उसे हम स्मॉल जी से, जब लिक्विड अवस्था में हो तो उसे हम स्मॉल एल से, जब एक जलीय घोल हो तो उसे हम क्या करेंगे AQ, यानी कि एक्वस सोल्यूशन। जब ठोस अवस्था में हो तो उसे हम किस में, स्मॉल एस से दर्शाएंगे। समीकरण जैसे यहाँ पर हम इसे देख चुके हैं, इसमें हम बात करें कि H2O के साथ गैस, यानी कि स्मॉल जी चिन्ह का उपयोग किया गया है। यह दर्शाता है कि अभिक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है, ठीक है ना। यही मैंने बोला, गैस मतलब क्या, जी मतलब क्या है, भाप है। तो जल का उपयोग यहाँ पर भाप के रूप में किया गया है। नोट में दिया हो कि जब जब तक जब तक आवश्यक ना हो, हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता है। कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियां, जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के उत्पाद ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हम जानते हैं कि कभी कभी यहाँ पर ऊपर और नीचे भी मतलब कुछ शब्द लिखे होते हैं, जैसे कि
कैसी है, ताप दी गई है, ऊष्मा दी गई यानी कि दाब दाब है ना, ये सब दर्शा नहीं होता। कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियां जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को, किस उत्प्रेरक का उपयोग किया गया है, ऊपर नीचे तीर के जो है दर्शाया जाता है ना, वही बोल रहा है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर देखो CO यानी कि यहाँ पर गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और 2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कितने परमाणु है यहाँ पर? 4। इसको 3 जो कि गैसीय अवस्था में है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पर, कार्बन मोनोऑक्साइड भी यहाँ पर क्या है, गैसीय अवस्था में है। इसको 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये देखो तीर के ऊपर क्या, यही बोल रहा ना, तीर के ऊपर क्या होते हैं, लिखे होते हैं। बात करें जब हम 6 कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और 12 पानी लेंगे, यानी कि 12H2O लेंगे, 12H पानी लेंगे, तो क्या होगा, सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन बनाएगा 6O2 ऑक्सीजन बनाएगा, और 6H2H6 पानी बनाएगा। ठीक है, किसकी, तो देखो ये यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में दिया हुआ है, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हम देखेंगे, करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया है क्या, तो इसकी परिभाषा की बात करें तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक कुछ भी हो, मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ पर मान लो A एक तत्व है और B एक तत्व है, ये दोनों मिल करके एक क्या बनाते हैं, एक यौगिक बनाते हैं। ये क्या है, एक संयोजन अभिक्रिया है, नया पदार्थ यहाँ पर बनाए, A तत्व B तत्व मिल करके नया पदार्थ बनाई, यही क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उदाहरण की बात करें, जैसे जब कोयले का दहन होता है, कोयले का दहन होता है तो क्या होता है, कार्बन जो कि सॉलिड अवस्था में होता है, ऑक्सीजन जो कि गैसीय अवस्था में होता है, मिलकर के क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैसीय अवस्था में होता है। ठीक है, सॉलिड और गैस मिलकर के यहाँ पर गैस बना दी है, कार्बन जो कि सॉलिड है, ऑक्सीजन जो कि गैस है, मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना दी है जो कि गैसीय अवस्था में है। ये कैसे बना, तो कोयले के दहन से। आगे बात करें जल का निर्माण कैसे होता है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग होता है तब क्या बनता है, पानी बनता है। इसके बाद बात करें कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, और पानी के साथ जब हम अभिक्रिया कराते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, जब हम पानी के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और क्या बनता है, ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, यानी कि यहाँ पर क्या होती है, ऊष्मा निकलती है, इसलिए से इसे हम ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिए हुए जो हम कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, जो कि क्या होता है, सॉलिड अवस्था में होता है, जब हम पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि देखो ये क्या है, बिना बुझा हुआ चूना, ये क्या है, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना और ऊष्मा, यानी कि ऊष्मा निकलेगी, जिसे हम ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, नोट में दिया हुआ है, जैसे देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझे हुए चूने का उपयोग दीवारों की सफ़ेद करने में किया जाता है। बुझा हुआ चूना जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसे हम बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, इसका उपयोग दीवार को सफ़ेद करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वायु की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है, पूरा मत पढ़ो, देखो यहाँ पर ये बोल रहा है, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के, मतलब जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को खुले में छोड़ेंगे तो वो क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करेगी और क्या बनाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगी और जल बनाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण करेगी, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड अवस्था में होगा और जल का निर्माण करेगी। ठीक है, यहाँ पर सफ़ेदी करने के लिए 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवार में क्या होती है, चमक आ जाती है। यहाँ पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो पानी जो है वो वाष्प के रूप में उड़ जाता है, क्या बचता है, कैल्शियम कार्बोनेट बचता है जो कि सफ़ेद रूप में चमकता है। ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ पर संगमरमर का रासायनिक सूत्र बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 संगमरमर का यहाँ पर फार्मूला होता है। करें यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी कि ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो एक्सोथर्मिक रासायनिक अभिक्रिया की हम बात करें तो ये क्या होती है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। देखो जिन अभिक्रियाओं में, जैसे कि ये कोई अभिक्रिया है, इसमें क्या हो रहा है,
उत्पाद निकल रहा है उसके साथ साथ ऊष्मा भी निकल रही है। अभिक्रियाओं के उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, मतलब जिसमें भी ऊष्मा निकलेगी उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया निकल कहेंगे। ऊष्माक्षेपी जिसमें ऊष्मा निकलती है, और उस एक होता है ऊष्माशोषी जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जब हम उसमें ऊष्मा देते हैं तब उसमें रासायनिक रिएक्शन जो है होता है। इसमें क्या है, अपने आप ऊष्मा निकल रही है, इसलिए से इसे हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी। जैसे यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम पानी मिलाएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बिना बुझा हुआ चूना या फिर बुझा हुआ चूना क्या कहते हैं, इसे हम बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। जब हम बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, बुझा बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और हमारे यहाँ पर ऊष्मा निकलेगी, जिसे हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। इसके बाद बात करें प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का दहन इसकी बात करें, जैसे कि हम प्राकृतिक गैस क्या होती है, हमारी मीथेन होती है। जो हम CH4 यानी कि मीथेन को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में रखते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, पानी बनता है और ऊष्मा निकलती है। ठीक है ना, जब हम मीथेन को ऑक्सीजन जब हम मीथेन को खुले में रखते हैं, मीथेन गैस को खुले में छोड़ देते हैं तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है और कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और क्या बनता है, ऊष्मा निकलती है, जिसे हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, आगे बात करें कि श्वसन क्या है, तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन एक जैविक प्रक्रिया है। कैसी, जैविक प्रक्रिया है, जिसमें शरीर ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 को ऑक्सीजन यानी कि O2 की उपस्थिति में तोड़ता है और ऊर्जा यानी कि ATP, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और जल का उत्पादन करता है। यह एक क्या है, उत्सर्जनशील यानी कि एक्सोथर्मिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। श्वसन, श्वसन क्या है, एक बार बार पूछा है, बहुत बार पूछा है रेलवे में, श्वसन कैसी एक अभिक्रिया है, श्वसन क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, देखो जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलता है, C6H12O6 क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज के साथ 6 ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनता है, तो क्या बनेगा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, 6 पानी बनेगा और ऊर्जा बनेगी जो कि ATP के रूप में होगी। ये क्या होता है, ATP के रूप में ऊर्जा, इसे हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। अगला एग्जाम्पल की बात करें तो साग सब्जी यानी कि वनस्पति द्रव जो होता है, साग सब्जी की जो छिलका वगैरह होता है, वनस्पति द्रव का विघटन होकर कंपोस्ट बनना भी क्या कहलाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि जब उसे हम इकट्ठा करते हैं तो क्या होता है, वो सड़ने लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसमें से क्या होती है, ऊष्मा निकलने लगती है ना, सड़े हुए सब्जी में से, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब हम बात करेंगे वियोजन यानी कि अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया जिसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसकी परिभाषा की बात करें, एक एक एकल अभिकर्मक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद पदार्थ बनाता है। जैसे कि यहाँ पर AB कोई पदार्थ है, ठीक है ना, ये टूट करके क्या बनाएगा, A और B, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम अपघटन या फिर वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, विघटन के प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार से विघटन हो सकता है। कौन कौन से, एक ऊष्मीय वियोजन हो सकता है जो कि ऊष्मा के द्वारा होता है। ठीक है, दूसरा वैद्युत वियोजन होता है जो कि विद्युत धारा के द्वारा होता है। तीसरा प्रकाश रासायनिक वियोजन होता है जो कि प्रकाश द्वारा होता है। देखो, ऊष्मा वियोजन मतलब कि जहां आप हीट दे रहे हैं, ठीक है ना, ऊष्मा दे रहे हैं, नीचे से आग जला दी, ठीक है ना, जिसमें आप ऊष्मा दे रहे हैं उसमें हम क्या कहेंगे, ऊष्मीय वियोजन। जिसमें आप विद्युत के द्वारा, है ना, विद्युत के द्वारा ऊष्मा दे रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा, विद्युत वियोजन। ठीक है, और जिसमें सूर्य के प्रकाश के द्वारा वियोजन हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश रासायनिक वियोजन। ठीक है, आगे बात करें विशेष तथ्य के बारे में, तो ये अभिक्रियाएं आमतौर पर ऊष्मा शोषी होती हैं, यानी कि इनमें क्या चाहिए, ऊष्मा चाहिए। ठीक है ना, ऊष्मा चाहिए, विघटन के लिए क्या चाहिए, ऊष्मा चाहिए। ठीक है, यानी ऊष्मा अवशोषी होती है, ये क्या होती है, ऊष्मा का अवशोषण करती हैं। ठीक है, ऊष्मा का अवशोषण करती हैं। यहाँ पर बात करें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या फिर विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखो वियोजन अपघटन अभिक्रिया के एग्जाम्पल, कहने का मतलब ये है जितनी भी वियोजन अभिक्रिया होती हैं, वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया,
वो सभी कैसी होती हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, यानी कि उनको अपघटित करने के लिए हमें ऊष्मा बाहर से देनी पड़ेगी। ठीक है, पहला बात करें, पहला वियोजन या अपघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल की बात करें, जो कि रेलवे में बहुत भयंकर पूछा हुआ है, मतलब हर शिफ्ट में लगभग इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे 2022 में जो पेपर हुआ था, है ना। फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट क्रिस्टल 2FeSO4 7H2O को गर्म करने पर, देखो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल में कितने पानी के अणु होते हैं, कितने होते हैं, तो 7 होते हैं, 7H2O होते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक वियोजन रासायनिक अभिक्रिया है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल क्या है, एक वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि इसको क्या होती है, ऊष्मा दी जाती है अपघटित करने के लिए, यानी कि वियोजन करने के लिए। अब देखो, जब हम 2FeSO4 जो कि क्या होता है, सॉलिड अवस्था में होता है, ठीक है, सॉलिड अवस्था में होता है, और किस रंग का होता है, हरे रंग का होता है, सॉलिड अवस्था में होता है, ये हरे रंग का होता है। पूछेगा पेपर में सीधे सीधे पूछा हुआ है कि FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट का रंग क्या होता है, तो क्या होता है, हरे रंग का होता है। फेरस सल्फेट का रंग क्या होता है, हरे रंग का क्रिस्टल होता है, ठोस होता है, क्या होता है, ठोस होता है। हरे रंग का क्या होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, क्या होता है, ठोस होता है। तो उत्पाद के रूप में क्या बनेगा, Fe2O3 जो कि सॉलिड अवस्था में होगा, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो कि गैसीय अवस्था में होंगी। यहाँ पर बात करें, देखो यहाँ फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O हरे रंग का क्रिस्टल होता है, ये क्या होता है, हरे रंग का क्रिस्टल होता है। ठीक है, इसको गर्मी देने पर क्रिस्टल का रंग बदल कर क्या होता है, भूरा हो जाता है, यानी कि FeO3 का रंग यहाँ पर क्या हो गया है, भूरा हो गया, भूरे रंग का हो जाता है। यह क्रिस्टल जल यानी कि जल खो देता है, पानी क्या होता है, यहाँ पर उड़ जाता है, पानी यहाँ पर देखो उत्पाद के रूप में हमें क्या मिला, फेरिक ऑक्साइड। यही फेरिक ऑक्साइड जो है इसका रंग क्या हो जाता है, भूरा हो जाता है। देखो ये था किस रंग में, हरे रंग में था, पर लेकिन रिएक्शन के बाद ये कैसा हो गया, अपघटन अभिक्रिया के बाद कैसा हो गया, तो ये भूरे रंग का हो गया, फेरस ऑक्साइड। ठीक है, हमें उत्पाद के रूप में फेरस ऑक्साइड बना जो कि ठोस के रूप में है, ठोस रूप में। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड जो कि गैसीय अवस्था में, और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो कि गैसीय अवस्था में। इस तरह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मतलब जब फेरस सल्फेट का विघटन होता है तो क्या क्या उत्पाद के रूप में क्या क्या बनता है, कितने कितने तत्व बनते हैं, तो 3 तत्व, कौन कौन, 3 बनते हैं, 3 कौन से, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। और क्या होती है, गैस की गंध जो होती है, और विशिष्ट गैस गंध, विशिष्ट अभिलाक्षणिक गंध महसूस होती है जिसमें। ठीक है, अभिक्रिया का प्रकार, यह विघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। कैसा, विघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि फेरस सल्फेट छोटे छोटे उत्पादों में टूटता है। फेरस सल्फेट जो है वो किसमें, छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाता है। हम बात करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देने पर विघटन। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देते हैं तो इसका विघटन कैसे होता है, देखो कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, CaCO3 जो कि सॉलिड अवस्था में होता है। जब हम इसे ऊष्मा देते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जो कि गैसीय अवस्था में होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, चूना पत्थर भी जिसे हम बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम चूना पत्थर बोलते हैं, संगमरमर का रासायनिक फार्मूला भी यही होता है, CaCO3। देखो गर्मी देने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता है। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्मी देते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं। इसके यूज की बात करें तो इसका उपयोग जो है सीमेंट के निर्माण में होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग क्या होता है, सीमेंट के निर्माण में होता है। आगे बात करें, लेड नाइट्रेट का तापन द्वारा विघटन। लेड नाइट्रेट का फार्मूला पहली बात तो क्या होता है, 2 PbNO3 की होल ट्वाइस। ठीक है, जो कि सॉलिड अवस्था में होता है। 2 PbNO3 की होल ट्वाइस जो होता है वो, उसे हम जब ताप देंगे, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा, 2 PbO और 4NO2, और ऑक्सीजन गैस यहाँ पर बनेगी। देखो लेड नाइट्रेट, जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, भूरे रंग का धुआं उत्पन्न होता है। कैसे रंग का, भूरे रंग का धुआं उत्पन्न होता है, भूरे रंग का धुआं उत्पन्न होता है। यह धुआं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होता है, भूरे रंग का होता है। बहुत जरूरी ये पूछा हुआ है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रंग कैसा हो जाता है, भूरे रंग का हो जाता है। भूरे रंग की गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होती है किस रंग की गैस होती है, तो भूरे रंग की गैस होती है। उत्पाद के रूप में हमने देख ही लिया कि क्या बना, लेड ऑक्साइड बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना जो कि भूरे रंग की होती है, और ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखते हैं जल का विद्युत विघटन। जल का विद्युत विघटन कैसे होता है, देखो रासायनिक अभिक्रिया की बात करें
तो यहाँ पर पानी लिए, पानी है, पानी का वैद्युत विघटन कैसे होता है, इसमें से जब हम वैद्युत विघटन कराएंगे तो हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो पृथक्करण होगा। जल का विद्युत अपघटन कैसे होता है, तो बात करें प्लास्टिक प्लास्टिक मग में दो छेद करें। देखो एक प्लास्टिक मग लेंगे जिसमें हम दो छेद करेंगे और उसमें दो कार्बन इलेक्ट्रोड डालेंगे। मग में इतना जल डालें कि इलेक्ट्रोड जल में डूब जाए, मतलब मग में इतना जल डालना है कि इलेक्ट्रोड जो है वो हमारे डूब जाएं। इसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक अम्ल डालें, कार्बन इलेक्ट्रोड को बैटरी में जोड़, बैटरी से जोड़ें, कार्बन इलेक्ट्रोड जो है उसे हम बैटरी से जोड़ेंगे और बैटरी चालू करने पर गैस के बुलबुले दोनों इलेक्ट्रोडों पर बनेंगे। परिणाम स्वरूप क्या होगा, एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीजन गैस और दूसरे इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का आयतन जो है ऑक्सीजन से दुगुना होगा, यानी कि हाइड्रोजन गैस का जो आयतन है, हाइड्रोजन गैस जो बनेगी वो ऑक्सीजन से ज़्यादा बनेगी। कहने का मतलब ये है, देखो यहाँ पर जो हम यहाँ पर देखो बैटरी बैटरी लिए हैं, ठीक है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड लिए हैं जिसमें देखो इसमें ऑक्सीजन गैस बन रही है, इसमें हाइड्रोजन गैस बन रही है। हाइड्रोजन गैस का आयतन जो है ये देखो ऑक्सीजन गैस की अपेक्षा दुगुना है, यानी कि हाइड्रोजन गैस अधिक। जब हम पानी का विघटन कराते हैं वैद्युत विघटन तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस अधिक बनती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का आयतन जो होता है वो ऑक्सीजन गैस के आयतन से दुगुना होता है, कहने का मतलब ये। ठीक है, अब देखते हैं सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड का विघटन। देखो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड इनका विघटन जो होता है सूर्य के प्रकाश में होता है। ठीक है, देखो रासायनिक अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश के प्रभाव में, देखो सिल्वर क्लोराइड को जो कि सॉलिड अवस्था में होता है, जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे तो सिल्वर और क्लोराइड में पृथक हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड का विघटन होता है और यह सिल्वर सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। यह प्रक्रिया फोटो रासायनिक विघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। परिणाम स्वरूप सिल्वर क्लोराइड सफेद रंग का होता है। किस रंग का, सफेद रंग का होता है सिल्वर क्लोराइड। सूर्य, यहाँ पर पूछा हुआ है सिल्वर क्लोराइड किस रंग का होता है, सिल्वर क्लोराइड किस रंग का होता है, तो सफेद रंग का होता है। किस रंग का, सिल्वर क्लोराइड सफेद रंग का होता है। सूर्य के प्रकाश में रखने के बाद इसका रंग क्या होता है, धूसर हो जाता है। अगर जब हम इसे सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो सिल्वर का रंग कैसा होता है, धूसर हो जाता है, क्या, ग्रे रंग का हो जाता है। सिल्वर को जब हम सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड को रखते हैं तो सिल्वर हमारे यहाँ पर धूसर रंग का हो जाता है। अब देखते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, इसे भी हम सूर्य के प्रकाश में प्रभाव में जब रखेंगे तो सिल्वर ब्रोमाइड जो है सिल्वर और ब्रोमीन में अलग हो जाएगा। देखो सिल्वर क्लोराइड AgCl और सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग श्याम और श्वेत यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। फोटोग्राफिक फिल्म को सिल्वर हैलाइड से लेपित किया जाता है। जब प्रकाश सतह पर पड़ता है तो फिल्म का खुला हिस्सा काला हो जाता है ना, फिल्म का खुला हुआ हिस्सा काला हो जाता है, जिससे तस्वीर विकसित होती है। अब देखो ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। देखेंगे NCERT क्रियाकलाप से, जैसे कि यहाँ पर 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड 2 ग्राम, यहाँ पर 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड NH4Cl अभिक्रिया के दौरान परख नली के निचले सिरे को अपनी हथेली से छूते हैं तो परख नली का निचला हिस्सा क्या लगता है, ठंडा महसूस होता है। यह ठंडा संकेत देता है कि अभिक्रिया क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, यानी कि ऊष्मा जो है हथेली से क्या कर रही है, ऊष्मा को ग्रहण कर रही है। कारण की बात करें तो बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है। यह अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा यानी कि ऊष्मा जो है आसपास के वातावरण से ली जाती है, जिसके कारण परख नली ठंडी हो जाती है। जैसे कि बेरियम हाइड्रोक्साइड में जब हम अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, बेरियम क्लोराइड और अमोनिया और क्या बनता है, पानी बनता है। अब बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। विस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर बात करें तो लोहे की कील पर तांबे की परत जमना, जैसे कि लोहे की कील पर कॉपर सल्फेट, जब आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो कॉपर जो है आयरन से कम अभिक्रियाशील होने के कारण आयरन कॉपर को विस्थापित कर देता है, इसलिए से आयरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर जो है अलग हो जाता है। क्रियाशीलता श्रेणी,
क्रियाशीलता श्रेणी की बात करें तो धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी का उपयोग करके यह निर्धारित किया जा सकता है कि कौन सा तत्व अधिक विस्थापित करेगा। ऊपर दी गई अपक्रिया में आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया, क्योंकि आयरन कॉपर से ज्यादा क्रियाशील तत्व है, तो इस अपक्रिया को विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पर आयरन कॉपर सल्फेट की इस विस्थापन अपक्रिया के परिणाम स्वरूप लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है। कॉपर अगर जो हम बोले आयरन सल्फेट का रंग कैसा होता है, तो आयरन सल्फेट का रंग कैसा होता है, भूरा होता है, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग कैसा होता है, तो कॉपर सल्फेट का रंग, देखो यहाँ पर बात करें कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, नीला होता है, और आयरन सल्फेट का रंग कैसा होता है, भूरा होता है। आयरन सल्फेट का रंग भूरा, कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, नीला, ठीक है। आगे बात करें एनसीईआरटी धातु अधातु चैप्टर से, यहाँ पर धातु अधातु चैप्टर से अभिक्रियाशीलता की श्रेणी ली गई है, जैसे कि धातु और धातु के, धातु और लवण के बीच विस्थापन अभिक्रिया, अधिक अभिक्रियाशील धातु जैसे कि रिएक्टिव मेटल कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देता है, इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर बात करें, यदि धातु ए धातु बी को उसके लवण के विलयन से विस्थापित करती है, तो इसका अर्थ है कि धातु ए अधिक अभिक्रियाशील है। जैसे कि धातु ए जो है धातु बी का लवण, धातु ए जो है धातु बी के लवण से धातु बी को अगर जो विस्थापित कर देती है, तो धातु ए जो है अधिक अभिक्रियाशील है। देखो सक्रियता श्रेणी की बात करें, रिएक्टिविटी सीरीज वह श्रेणी है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही यानी कि घटते क्रम में, सबसे पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, यानी घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, इस सक्रियता श्रेणी कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर बात करें सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक। घटती अभिक्रियाशीलता के नीचे देखो, यहाँ पर अगर जो बात करें पोटेशियम दिया हो और सोडियम दिया हो, तो पोटेशियम क्या करेगा, सोडियम को विस्थापित कर देगा। इसी तरह पोटेशियम मैग्नीशियम को विस्थापित कर देगा, कैल्शियम जो है मैग्नीशियम को विस्थापित कर देगा, कैल्शियम एल्युमिनियम को विस्थापित कर देगा। मतलब अपने से नीचे वाले जितने भी तत्व हैं सभी को ऊपर, उनके ऊपर वाले तत्व उनको क्या करेंगे, विस्थापित कर देंगे। इसका याद करने की ट्रिक है काशीनाथ कामाली। देखो काशी, काशी, काशी से याद कर लेंगे कैल्शियम, काशीनाथ, नाथ से याद हो गया काशीनाथ, नाथ से सोडियम, काशीनाथ का से कैल्शियम, काशीनाथ का माली, माली से याद हो गया मैग्नीशियम, काशीनाथ का माली आलू, आलू से याद हो गया एल्युमिनियम, आलू जरा, जरा से हो गया जिंक, काशीनाथ का माली आलू जरा, फीके, फीके से हो गया हमारा आयरन, ठीक है। पकाता, पकाता से हो गया हमारा पीबी पकाता है से हो गया हमारा हाइड्रोजन। कौन, कौन 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 से क्या हो गया सी यू कॉपर, कौन है जी, एच जी, है जी, कौन है जी। अब देखो यहाँ पर है बसा रहा था, यहाँ पर है जी, कौन है जी मतलब मरकरी, आगे ए जी, आगे मतलब ए जी, आओ, ए यू सबसे कम क्रियाशील ए यू, फिर उसके बाद प्लेटिनम सबसे कम, ठीक है। रिएक्टिविटी श्रेणी की बात करें तो देखो ए यू जो है सबसे कम अभिक्रियाशील है, प्लेटिनम भी इसके बाद हो सकता है, ठीक है। विस्थापन अभिक्रियाशील के अन्य उदाहरण की बात करें यहाँ पर हम, जैसे कि जिंक जो है, देखो जिंक जो है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, हम यहाँ पर देख चुके हैं जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है क्या, जिंक ये रहा, कॉपर कहाँ है, कॉपर ये रहा, तो जिंक जो है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए से जिंक जो है कॉपर को विस्थापित कर देगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम, देखो जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा, ठीक है। इसमें जिंक, जिंक ने कॉपर को उसके कॉपर सल्फेट विलयन से विस्थापित कर दिया है। कारण जिंक रासायनिक क्रियाशीलता श्रृंखला की बात करें रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए यह कॉपर को विस्थापित कर सकता है और कॉपर धातु के रूप में बाहर आ जाता है। परिणाम की बात करें तो कॉपर सल्फेट का नीला रंग फीका हो जाता है, क्योंकि जिंक सल्फेट जो रंगहीन होता है बनता है कॉपर धातु के रूप में परख नली में जमा हो जाएगा। अब बात करें यहाँ पर लेड जो है कॉपर क्लोराइड, यहाँ पर पीबी जो है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए से यहाँ पर कॉपर को लेड जो है हटा देता है। देखो इसमें लेड ने कॉपर को उसके कॉपर क्लोराइड विलयन से विस्थापित कर दिया है,
ठीक है, क्योंकि लेड जो है, लेड भी कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए यह कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। देखो लेड कॉपर से क्या अधिक अभिक्रियाशील है, हम जानते हैं। देखो लेड जो है, लेड कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील, इसलिए लेड ने कॉपर को विस्थापित कर दिया। कॉपर क्लोराइड का हरा रंग जो है, कॉपर क्लोराइड का हरा नीला रंग फीका हो जाएगा, क्योंकि लेड क्लोराइड जो सफेद रंग का होता है बनता है, कॉपर धातु के रूप में परख नली में अलग हो जाएगा। अब देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया की बात करें परिभाषा की, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें दो अभिकारक यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके उत्पाद के रूप में दो नए यौगिक बनाते हैं। रासायनिक रूप से द्विविस्थापन अभिक्रिया को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। देखो ए बी, यहाँ पर हमारा ए बी प्लस सी डी करेंगे तो हमारा ए जो है वो डी के साथ रिएक्शन करेगा और बी जो है वो सी जो है वो डी बी के साथ रिएक्शन करेगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो उदाहरण के तौर पर बात करें, सोडियम सल्फेट Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड के बीच अभिक्रिया एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का अच्छा उदाहरण है। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का जो हम अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम क्लोर क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड इधर बन जाएगा और इधर क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट। सोडियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड बन गया, बेरियम सल्फेट बन गया। इस अभिक्रिया में सोडियम आयन जो है वो क्लोरीन आयन से जुड़कर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, जबकि बेरियम आयन जो है वो सल्फेट आयन से जुड़ के क्या बनाते हैं, बेरियम सल्फेट बनाता है। बेरियम सल्फेट एक अघुलनशील यौगिक है जो विलयन से बाहर निकालकर अवक्षेपण के रूप में जमा हो जाता है। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण देखो। द्विविस्थापन अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर सिल्वर AgNO3 NaCl का हम जब रिएक्शन कराएंगे तो AgCl हो जाएगा, AgCl NaNO3 हो जाएगा, NaNO3 और AgCl हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जब हम लेड नाइट्रेट को पोटेशियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड हो जाएगा, सॉरी लेड आयोडाइड हो जाएगा और पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा। अब बात करें मुख्य बिंदु की, द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। यह अभिक्रिया अक्सर जलीय विलयनों में होती है। यह किसमें होती है, अधिक अक्सर जलीय विलयनों में होती है। कौन सी अभिक्रिया अक्सर जलीय विलयनों में होती है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया जो है वो अक्सर जलीय विलयनों में होती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। इस अभिक्रिया में अक्सर एक अघुलनशील उत्पाद अवक्षेप बनता है। एक अघुलनशील उत्पाद बनता है जिसे हम अवक्षेप कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक जल अघुलनशील पदार्थ अवक्षेप बनता है तो उसे क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Na2SO4 में जब हम बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा और सोडियम क्लोराइड बनेगा, NaCl बनेगा। तो बेरियम सल्फेट जो है ये हमारा क्या है, अवक्षेप है। ठीक है, बेरियम सल्फेट एक सफेद रंग का अवक्षेप है। क्या है, सफेद रंग का। ये क्वेश्चन बहुत पूछे, बेरियम सल्फेट किस रंग का अवक्षेप बनता है, मतलब जब हम सोडियम सल्फेट का यहाँ पर बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन कराएंगे तो बेरियम सल्फेट बनेगा। तो बेरियम सल्फेट किस रंग का अवक्षेप है, तो सफेद रंग का अवक्षेप है और ये क्या होगा, सॉलिड रूप में होगा। ठीक है, अब देखो अब बात करते हैं अपचयन अभिक्रिया, यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन या फिर रेडॉक्स रिएक्शन। उपचयन की बात करें यानी कि उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीजन का जुड़ना बात करें या फिर हाइड्रोजन का हटना अथवा दोनों हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, उपचय अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है ना, अपचय की बात करें यानी कि रिडक्शन की बात करें तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना अथवा दोनों हो, उसे हम क्या कहेंगे, और इसमें ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन में, जबकि ऑक्सीडेशन में क्या था, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना। ठीक है, अब बात करें रेडॉक्स अभिक्रिया। एक ही अभिक्रिया में जब अपचय यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब बात करें ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन अभिक्रिया, इसमें ऑक्सीजन का योग होगा, जैसे
तांबे के चूर्ण की तापन द्वारा ऑक्सीजन से क्रिया होने पर कॉपर काले रंग में परिवर्तित हो जाता है। यह परिवर्तन कॉपर ऑक्साइड के बनने से होता है। रासायनिक अभिक्रिया में जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड बनता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीकरण, जब कॉपर जो है कॉपर और यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, कॉपर में क्या हुआ? ऑक्सीजन जुड़ा, इसलिए यहाँ पर क्या है? ऑक्सीकरण हुआ है। अब बात करें रिडक्शन की, तो इसमें हाइड्रोजन का योग या ऑक्सीजन की कमी होती है। जैसे जब बने हुए कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तब क्या होता है? तो तांबा पुनः प्राप्त हो जाता है। यहाँ तांबे की काली परत भी भूरी हो जाती है। यहाँ जैसे यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड में जो हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ? कॉपर का यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। ठीक है ना, कॉपर का रिडक्शन हुआ और हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ गया है और यहाँ पर क्या हुआ है? कॉपर का रिडक्शन हुआ। तो ये हमारे कौन है? रिडक्शन अभिक्रिया है। अब रेडॉक्स रिएक्शन की बात करें, जहाँ ऑक्सीकरण अपक्षयन दोनों होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीजन प्राप्त करता है तथा दूसरा पदार्थ की बात करें तो ऑक्सीजन खोता है, यानी उपचय और अपचय दोनों साथ में होता है। उसे हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड के साथ अगर जो हम कार्बन का रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा? जिंक यहाँ पर अलग हो जाएगा, यानी कि जिंक का यहाँ पर रिडक्शन हुआ है और ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ? कार्बन का जो है ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है। अब बात करें इसमें उपचयन रिडक्शन, जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। यहाँ जिंक जो है वो जिंक में परिवर्तित हो गया, इसलिए जिंक ऑक्साइड क्या हुआ है? जिंक ऑक्साइड में जिंक का अपचय हुआ है, यानी कि रिडक्शन हुआ है। ठीक है, और कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, इसलिए यहाँ पर कार्बन क्या हुआ है? उपचयन, यानी कि ऑक्सीकरण हुआ है। निष्कर्ष की बात करें तो इस अभिक्रिया में जिंक ऑक्साइड अपचयनित और कार्बन उपचयित हुआ है। ठीक, कार्बन का यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ है और जिंक ऑक्साइड का यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। उदाहरण के तौर पर देखें, अगर जो एक और मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर जो हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? मैग्नीशियम के साथ यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का यहाँ पर रिडक्शन होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड का यहाँ पर रिडक्शन होगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑक्सीजन हट गया क्योंकि यहाँ पर, तो इसलिए से यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक HCl के साथ क्लोरीन रिडक्शन हो गया और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, इसलिए से यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हुआ। यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हुआ है। देखो यहाँ पर रिडक्शन के तौर पर बात करें, यानी कि अपचयन, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम क्लोराइड में परिवर्तित होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है मैग्नीशियम क्लोराइड में परिवर्तित होता है। इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड में ऑक्सीकरण का ह्रास मतलब ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, इसलिए से यहाँ पर क्या हुआ है? अपचयन हुआ है, यानी कि रिडक्शन हुआ है। बात करें ऑक्सीडेशन की, तो हाइड्रोक्लोरिक HCl में क्लोरीन गैस में परिवर्तित होता है, क्लोरीन गैस में परिवर्तित होता है और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ का क्लोरीन क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। निष्कर्ष के तौर पर बात करें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का उपचयन और HCl क्या हुआ? यहाँ पर उपचयन हुआ है, यानी कि ऑक्सीडेशन HCl का यहाँ पर ऑक्सीडेशन और मैग्नीशियम ऑक्साइड के यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। अगला बात करें, अगर जो कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन यहाँ पर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? कॉपर का यहाँ पर क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है, जबकि हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। तो वही यहाँ पर बता रहा है कि अपचयन यहाँ पर रिडक्शन किसका हुआ है? रिडक्शन हुआ है कॉपर ऑक्साइड का, यहाँ पर रिडक्शन हुआ है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर का रिडक्शन हुआ है और हाइड्रोजन में यहाँ पर ऑक्सीजन का जोड़ना, यहाँ पर क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण उपचयन दोनों हुआ है। देखो यहाँ पर अपचयन हुआ है, यानी कि रिडक्शन हुआ है, और यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो है ऑक्सीजन जुड़ा है। अब बात करें तो अगर जो हम मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो ये क्या हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पर क्या है? ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा है, इसलिए यहाँ पर क्या है? ऑक्सीडेशन हुआ है। अब बात करते हैं संक्षारण, यानी कि कोरेजन क्या है? जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता या अम्लीय वातावरण के संपर्क में आती है तो उसके ऊपर एक कमजोर परत बनने लगती है जिसे धातु का नाश होता है। इसे ही क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। संक्षारण के कारण की बात करें तो ऑक्सीजन का संपर्क ऑक्सीजन और पानी, यानी कि आर्द्रता के संपर्क में आने से धातु क्या होती है? धातु के ऑक्साइड बनने लगते हैं।
अम्ल वर्षा की बात करें तो अम्ल वर्षा क्या है? अम्लीय वर्षा का पानी धातुओं के साथ अभिक्रिया कर संक्षारण को बढ़ाता है। पहला पहला क्या बढ़ाता है? ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो धातु का संक्षारण होगा। दूसरा, अम्लीय वर्षा के संपर्क में आएगा धातु का संक्षारण होगा। आगे बात करें विद्युत अपघटन, अगर जो धातु कराया जाए तो वहां पर धातु का संक्षारण होगा। धातु की सतह पर उपस्थित इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे नमक के कारण संक्षारण की प्रक्रिया तेजी से हो जाती है। उदाहरण के तौर पर बात करें तो लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत बनना, तांबे पर हरी परत बनना। देखो, लोहे पर जंग लगना, जब लोहे का संपर्क ऑक्सीजन और पानी से होता है तो उस पर भूरे भूरे लाल रंग का जंग बनता है। आगे बात करें चांदी पर काली परत बनना, यानी कि चांदी की सतह पर वायु में उपस्थित सल्फर से प्रतिक्रिया के बाद काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बनता है। तांबे पर हरी परत बनना, यानी कि तांबे पर कार्बन डाइऑक्साइड और आर्द्रता के संपर्क में आने से हरे रंग के तांबे की कार्बोनेट परत बनती है। अब देखते हैं संक्षारण के नुकसान। संक्षारण के नुकसान की बात करें, मजबूत धातुओं की जो मजबूती होती है वो कम हो जाती है। धातुओं को सौंदर्य कम धातु मतलब सौंदर्य धातुओं कम हो जाती है। आर्थिक नुकसान होता है। आगे बात करें संक्षारण से बचाव के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो पहले हम जैसा लेपन यानी कि गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। दूसरा, हम विद्युत लेपन यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। तीसरा, हम रंग या पेंट यानी कि पेंटिंग कर सकते हैं। चौथा, हम क्या कर सकते हैं, तेल या ग्रीस का लेप यानी कि ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग कर सकते हैं। तो यह सब लेपन यानी कि गैल्वेनाइजेशन देखते हैं क्या होता है। लोहे की वस्तुओं पर जस्ता किसका जिंक की परत चढ़ाई जाती है जो लोहे पर ऑक्सीजन और आर्द्रता से बचाती है। विद्युत लेपन की बात करें यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, धातु की सतह पर एक और धातु की परत चढ़ाई जाती है जिसे धातु को संक्षारण मिलता है। ठीक है, आगे बात करें रंग या पेंट की बात करें, धातुओं की सतह पर पेंट या रंग की परत चढ़ाकर उसे क्या करते हैं, संक्षारण से बचाया जा सकता है। तेल या ग्रीस का लेप, मशीनरी और औजारों पर तेल लगाने से उन्हें जंग से बचाया जा सकता है। अब बात करते हैं विकृति गंधिता यानी कि रेंसिडिटी। जब वसा युक्त और तैलीय खाद्य पदार्थ वायु यानी कि ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीकरण के कारण खराब हो जाते हैं। इससे उनके स्वाद और गंध में बदलाव आ जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी यानी कि विकृत गंधिता कहा जाता है। विकृत गंधिता के कारण की बात करें तो ऑक्सीजन का प्रभाव, दूसरा बात करें प्रकाश का तापमान, आगे बात करें कि लंबे समय तक भंडारण। ये तीन कारण है कि विकृत गंधिता के कारण। जैसे कि कोई खाना रखा, मतलब खाना अगर जो हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, उसी की बात की जा रही है विकृत गंधिता। देखो ऑक्सीजन के प्रभाव में कैसे, तो ऑक्सीजन के कारण तेल या वसा ऑक्सीकृत हो जाता है जिसके कारण उसका स्वाद क्या होता है, खराब हो जाता है। आगे बात करें प्रकाश और तापमान से कैसे प्रभाव पड़ता है। तेज प्रकाश और उच्च तापमान विकृति गंधिता को बढ़ाते हैं, रिएक्शन को, विकृति गंधिता के रिएक्शन को तेज करते हैं। ठीक है, आगे बात करें लंबे समय तक भंडारण, जैसे कि तेलीय खाद्य पदार्थ अधिक समय तक खुले में रखने पर खराब हो सकते हैं। आगे बात करें विकृत गंधिता को रोकने के उपाय की बात करें तो प्रति अम्ल यानी कि एंटा एसिड का उपयोग करके, जैसे खाद्य पदार्थों में हम BHA यानी कि ब्यूटिलेटेड हाइड्रॉक्सी एनिसोल और BHT यानी कि ब्यूटिलेटेड हाइड्रॉक्सी टोल्यून जैसे प्रति ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। आगे बात करें वायुरोधी बर्तन यानी कि एयर टाइट कंटेनर्स, कैसे इनसे कैसे विकृत गंधिता से बचाया जा सकता है। जैसे कि वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने से ऑक्सीजन का संपर्क कम हो जाता है जिससे क्या होता है, विकृत गंधिता से बचा जा सकता है। आगे बात करें नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके, जैसे कि आलू के चिप्स और नमकीन में ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जिससे विकृत गंधिता नहीं होती। आगे बात करें शीतलन की रेफ्रिजरेशन, खाद्य सामग्री को ठंडे स्थान पर रखने से विकृत गंधिता की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। अब बात करते हैं एनसीईआरटी से हटकर कुछ बेसिक एक्स्ट्रा पॉइंट, जैसे कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं। जैसे कि इसकी परिभाषा की बात करें, वे अभिक्रियाएं जिन्हें सीमित दिशाओं में दोनों दिशाओं में संचालित किया जा सकता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया दोनों साइड, ऐसे होगी ऐसे, मतलब दोनों साइड हो। जैसे कि इससे, जैसे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से यहाँ पर अमोनिया और अमोनिया से फिर से नाइट्रोजन हाइड्रोजन बनाया जा सके, उसे हम क्या कहेंगे, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर A B का रिएक्शन कराएं, A+B का रिएक्शन कराएं, ये क्या बन जाएगा AB, और फिर
पुनः इस ए बी से हम क्या करेंगे, इस ए प्लस बी को प्राप्त कर लें, उसे हम उत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये संतुलित स्थिति तक पहुंच सकती है जहां अपक्रिया की गति आगे से आगे और पीछे दोनों समान हो जाती है। देखो लक्षण की बात करें, दोनों दिशाओं में होने वाली प्रक्रिया है ना, दोनों दिशाओं में हो रही है, दोनों दिशाओं में होने वाली प्रक्रिया खुले बर्तन में सामान्यतः पूर्ण नहीं होती। संतुलन पर गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण संभव। महत्वपूर्ण उदाहरण की बात करें तो अमोनिया का निर्माण हैबर विधि द्वारा, देखो अमोनिया का निर्माण हैबर विधि द्वारा, है ना। ज्वलनशील गैसों की प्रतिक्रिया, आगे बात करें अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, देखो हैबर अमोनिया का निर्माण कैसी प्रक्रिया है, तो कैसी प्रक्रिया है, उत्क्रमणीय अपक्रिया है। ठीक है ना, उत्क्रमणीय अपक्रिया यानी कि अमोनिया नाइट्रोजन ऑक्सीजन को पुनः प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना। अब देखो अनुत्क्रमणीय अपक्रिया जैसे कि वे अपक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में पूरी तरह संचालित होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। जैसे कि जिंक में अगर जो हम सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 मिलाएंगे तो जिंक सल्फाइड और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर हमारी बनेगी। प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है और उत्पाद फिर से अभिकारक में परिवर्तित नहीं होता है। लक्षण की बात करें तो केवल एक दिशा में होता है, ये बिल्कुल सही है ना। ऊष्मा ऊर्जा का मुक्त होना सामान्य होता है। प्रतिक्रिया के बाद उत्पाद स्थिर रहते हैं। महत्वपूर्ण उदाहरण की बात करें, अम्ल और धातु की प्रतिक्रिया, ठीक है ना, नमक और पानी के निर्माण की प्रतिक्रिया। अन्य तथ्य की बात करें तो अभिक्रिया की दर, किसी रासायनिक अभिक्रिया कितनी तेजी से होती है इसे क्या कहते हैं, अभिक्रिया की दर कहते हैं। अभिक्रिया की दर क्या है, मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कितनी तेजी से हो रही है उसे हम क्या कहेंगे, अभिक्रिया की दर कहेंगे। अब बात करें ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में गर्मी निकलती है जबकि ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में गर्मी ली जाती है। उत्प्रेरक वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाने लेकिन स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं की संख्या संरक्षित रहती है। ठीक है, अब देखो स्टोइकियोमेट्री, यह रसायन विज्ञान की शाखा है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थों के मात्रात्मक संबंधों का अध्ययन करती है। तो यहाँ पर हमारी थ्योरी जो है वो कंप्लीट होती है। अब हम चलेंगे एमसीक्यू की ओर।